So here we go. We're doing May-June 18, variant 33. और इंशाल्लाह पहला क्वेश्चन देखिएगा. What is an example of external benefits in this question? So C. Let's see the benefits to third parties of vaccines. Any benefits accruing to third parties are external benefits. Very well done. ठीक है. External benefits और social benefits में बच्चे confusion कर देते हैं. Social benefits include both private benefits to producers and consumers and external benefits to third parties. यहाँ पे सिर्फ external benefit की बात हो रही है, society पूरी की बात नहीं हो रही, rest of the society की, producers, consumers के अलावा बात होती है. So let's go to number 2. Diagram shows MPB and MPC and marginal social cost for firms in an industry. Equilibrium price is at point X. Of course, कोई external cost exist कर रही है. What should happen to achieve allocative efficiency? ये market failure है ही allocative inefficiency का ना, जहाँ external cost exist कर रही है. Private और external cost, social cost में divergence है, तो there is an external cost of course. So इसका ये. Very good. Can you explain your rationale? Sir, क्योंकि externalities हैं तो इसलिए वो फिर consumption उनकी decrease करना चाहेंगे और price increase करेंगे, उसकी वजह से उनकी consumption कम हो जाएगी. हाँ, सिंपली इसको अगर हम ज़्यादा टेक्निकली लें तो अभी फ़िलहाल इक्विलिब्रियम है जहाँ मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट मार्जिनल सोशल बेनिफिट कर्व को कट कर रही है. एफिशिएंसी कहाँ आती है एलोकेटिव? जहाँ एमएससी मार्जिनल सोशल कॉस्ट मार्जिनल सोशल बेनिफिट के बराबर हो. तो इक्विलिब्रियम जहाँ ऊपर वाला एमएससी लगा हुआ है स्पाई कर्व, वहाँ पे आएगा, ऑटोमेटिकली प्राइस बढ़ेगी और क्वांटिटी कम होगी, तो मार्केट फेलियर रिमूव हो जाएगा. So that is how it is. Very good. Let's go to number 3. मेरा बेटा, in deciding whether to invest in a new project, what would be taken into account in government cost benefit analysis but not a private company? Sir, जो 2 है उसके जो B ऑप्शन है वो क्यों नहीं हो सकती? आप खुद इक्विलिब्रियम ड्रॉ करो एक्स वाले पे, खुद देखो प्राइस कम होगी, जब एमएससी पे चले जाएंगे तो प्राइस बढ़ जाएगी. सप्लाई कर्व लेफ्ट पे शिफ्ट हो रहा है सिंपली. ठीक है. वो कह रहा है नो चेंज इन प्राइस, डिक्रीज इन प्रोडक्शन तो ठीक है, लेकिन नो चेंज इन प्राइस वाली बात गलत है. ठीक है. Yes. Yeah. In deciding whether to invest in a new project, what would be taken into account in government cost benefit analysis but not by a private company? ये आप रिजेक्शन बेस पे कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बना हुआ है. Sir, consultancy fees नहीं तो मेरा थोड़ा बेटा, explain कर सकते हैं? कंसल्टेंसी फीस मीन्स कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जब आप करवाते हो गवर्नमेंट में या प्राइवेट सेक्टर में, फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाते हो, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हो, तो कंसल्टेंट बनाते हैं ना, इकोनॉमिस्ट बनाते हैं, उसकी फी. Yes. Sir, फिर consumer surplus होगा. वेरी गुड. आई जस्ट एक्सप्लेन इट टू एवरीवन ताकि सबको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए.
जब प्राइवेट सेक्टर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करता है किसी भी प्रपोज्ड प्रोजेक्ट से पहले, वो सिर्फ कौन सी प्राइस कॉस्ट कंसिडर करते हैं, प्राइवेट कॉस्ट, और कौन से बेनिफिट, प्राइवेट बेनिफिट. Now, just for reiteration, private costs are costs incurred by first and second party, यानी producers and consumers who are actually decision makers. And जो private benefits हैं, they are received benefits by producers and consumers, यानी utility and profit revenue वगैरह. Whereas गवर्नमेंट जब करती है तो सोशल बेनिफिट्स बनाती है, प्राइवेट बेनिफिट्स प्लस एक्सटर्नल बेनिफिट्स को मिला के. एक्सटर्नल बेनिफिट्स आर बेनिफिट्स टू थर्ड पार्टीज, यानी रेस्ट ऑफ द सोसाइटी, प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स के अलावा. जॉब क्रिएशन, इलाके की प्राइसेस बढ़ जाना, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो जाना, बिजनेस एक्टिविटी की वजह से जीडीपी का बढ़ना, ये गवर्नमेंट कंसिडर करती है एक्सटर्नल बेनिफिट. सोशल बेनिफिट बना लेती है प्राइवेट प्लस एक्सटर्नल मिला के. और प्राइवेट कॉस्ट में गवर्नमेंट एक्सटर्नल कॉस्ट मिला के सोशल कॉस्ट बनाती है. एक्सटर्नल कॉस्ट आर हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन थर्ड पार्टीज एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, यानी रेस्ट ऑफ द सोसाइटी पे जो पोल्यूशन, कंजेस्शन वगैरह जा रही है, तो वो सोशल बेनिफिट को सोशल कॉस्ट से कंपेयर करते हैं. वो कहता है यहाँ पे कौन से कॉस्ट या बेनिफिट गवर्नमेंट इंक्लूड करेगी लेकिन प्राइवेट कंपनी नहीं. कंसल्टेंसी फी दोनों को पे करनी पड़ेगी, एक प्राइवेट कॉस्ट है, दोनों इंक्लूड करेंगे. इंटरेस्ट चार्जेस जो सूद वगैरह का है वो भी प्राइवेट कॉस्ट है, वो भी दोनों कंसिडर करेंगे. टैक्स पेमेंट्स प्राइवेट सेक्टर भी कंसिडर करेगा और गवर्नमेंट भी करेगा. गवर्नमेंट का बेनिफिट है और प्राइवेट सेक्टर की कॉस्ट है, प्राइवेट वाली. कंज्यूमर सरप्लस, जब भी एलोकेटिव इनएफिशिएंसी का मार्केट फेलियर होता है, डेड वेट लॉस होता है. कुछ कंज्यूमर सरप्लस का एरिया जा रहा होता है, कुछ प्रोड्यूसर सरप्लस का. गवर्नमेंट डेड वेट लॉस भी खत्म करना चाहती है टू अचीव एफिशिएंसी, इसलिए बी इज करेक्ट. इंशाल्लाह कुछ ऐसे ही सोचा था. यस सर. गुड बॉय. लेट्स गो टू नंबर 4. What is not held constant when calculate, अब consumer behavior पे आ गए. When calculating income effect of a change in price of a good. इनकम इफेक्ट में हम क्या चीज को कांस्टेंट नहीं करते, किस चीज को हिलने देते हैं. सर सी. सी इज वेरी करेक्ट. मनी इनकम हम होल्ड नहीं करते, माइंड बंद कर देना. मनी इनकम हम होल्ड नहीं करते बिकॉज अगर मनी इनकम बढ़ी है, बाहर शिफ्ट होगा, एज अ रिजल्ट कंजम्पशन पे फर्क पड़ेगा चेंज इन प्राइस के हिसाब से. प्रेफरेंसेस को हम होल्ड नहीं करते कि वो इन्फीरियर, नॉर्मल या गिफन किसकी तरफ जाता है जब प्राइस चेंज होती है. प्राइसेस ऑफ अदर गुड्स को हम होल्ड नहीं करते कांस्टेंट. अलबत्ता सॉरी, सबको कांस्टेंट होल्ड करते हैं, उल्टा बोल रहा हूँ. कंज्यूमर मनी इनकम को हम कांस्टेंट होल्ड कर रहे हैं, कंज्यूमर प्रेफरेंसेस को, प्राइसेस ऑफ अदर गुड्स को होल्ड कर रहे हैं कांस्टेंट. रियल इनकम को हम चेंज होने दे रहे हैं. सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट निकालने के लिए जब हम शैडो बजट लाइन बनाते हैं तो हम रियल इनकम को वापस कांस्टेंट करते हैं ताकि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट निकाल सकें, फिर रियल इनकम को वापस छोड़ देते ताकि इनकम इफेक्ट निकाल सके. तो यहाँ वो कह रहा था इनकम इफेक्ट कैलकुलेट करने के लिए प्राइस चेंज की हम किस चीज़ को कांस्टेंट होल्ड नहीं करते, हम रियल इनकम को अलाउ करते हैं चेंज होना. तो थोड़ा मैं उल्टा बोल गया था. आई होप इट्स ऑल क्लियर. इंशाल्लाह आपको कोई कंफ्यूजन तो नहीं हुई. नो सर. ओके ओके. Number 5 G. Diagram shows a consumer's initial budget line is GH and a set of indifference curves IC1, IC2 and IC3 for good R and S. The original equilibrium for a consumer is at point X. उस पर फोकस करो. IC1 ओरिजिनल कर्व है और बजट लाइन से टेंजेंट है, X पे इक्विलिब्रियम है. The inflation rate is rising faster than money incomes. पहला फैक्टर. अच्छा, एक ही बताया हुआ है. What will be the most likely new equilibrium if income is spent? इन्फ्लेशन रेट मनी इनकम से तेजी से गिर रहा है, तो बजट लाइन क्या करेगी, सोचें जरा, और हम कहां पे आ जाएंगे. सर डी. वेरी गुड. बजट लाइन पिवटल नहीं, पैरेलल इनवर्ड शिफ्ट होगी क्योंकि अब उसकी रियल इनकम गिर गई है और एक्स से हम डी पे आ जाएंगे, कम खरीदेगा. सो वेरी वेल डन. उसने कोई गुड का टाइप नहीं बताई, नॉर्मली कंसिडर की जाती यहाँ पे. सो ऑप्शन डी करेक्ट थी.
6G, firm X and Y, X, Y, and Z are profit maximizing private firms. X operates in a perfectly competitive industry, Y in a monopolistically competitive industry, and Z is a single monopolist. यहाँ पे थोड़ा सा कुछ बच्चों को मैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात कर दूं, इसको वो अक्सर मोनोपोली समझ लेते हैं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वर्ड भूल जाते हैं। ये एक मिक्सचर है बिटवीन परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली के दरमियान में। लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स हैं, हंड्रेड्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, और प्रोडक्ट्स में डिफरेंशिएशन भी है, सिमिलैरिटी भी है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजर्स हैं, एमसीएमआर पे प्रोड्यूस करते हैं। शॉर्ट रन में आप नॉर्मल प्रॉफिट कमा सकते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में बैरियर्स टू एंट्री कम होने की वजह से नई फर्म्स आएंगी और वो नॉर्मल प्रॉफिट कमाएंगे। प्राइस मेकर्स हैं, छोटे छोटे मार्केट शेयर हैं। ठीक है जी। ये थोड़ा सा ना आप इसको मोनोपोली से अलग रखिएगा। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? ओनली एक्स, सर हाँ जी, कौन सी? सर वाई जो है वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, बिल्कुल ऐसे ही है। जो जी है वो मोनोपोली है। जी इज अ सिंगल मोनोपोलिस्ट, यस। ठीक। बहुत आसान स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर मिल रहा है। सर इसका होगा एक्स, क्योंकि सिर्फ वही एलोकेटिव एफिशिएंसी जो है ए परफेक्टली बिल्कुल सही है, कंपेटिटिव। ए इज करेक्ट ऑप्शन। सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन की फर्म्स एलोकेटिवली एफिशिएंट होती हैं, प्रोडक्टिवली भी यही होती हैं। अलबत्ता मोनोपलीज अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन छोड़ दें तो प्रोडक्टिव एफिशिएंसी ले सकती हैं, एलोकेटिव वो फिर भी नहीं ले सकती। तो मैं एक एक करके रिजेक्ट करवाता हूँ। एक्स सेटिस्फाइज द कंडीशन ऑफ एलोकेटिव एफिशिएंसी, यस, बिकॉज स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व है ए आर, और जहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट वो कमाता है ना, तो फिर एम सी ए सी के लोएस्ट पॉइंट पे भी कट कर रहा होता है वहाँ पे, और एम सी एम आर की आउटपुट पे मार्जिनल कॉस्ट प्राइस के बराबर होती है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व है, तो ए आर इज ऑल्सो प्राइस। तो ये सीन ठीक है। बी, ओनली एक्स फेसेस नो बैरियर्स टू एंट्री इन लॉन्ग रन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी ना होने के बराबर बैरियर्स होते हैं, तो ये बात 100% नहीं है। Only Y and Z can make a supernormal profit. Y है monopolistic competition and Z है single monopolist. Monopolist long run में abnormal profit कमाता है, Y monopolistic competition नहीं बनाता। Only Z has a product differentiation. Z में तो यूनिक प्रोडक्ट होती है, उसमें भी डिफरेंशिएशन है, लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होती है। जैसे छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स होते हैं, उनका अपना अपना रेसिपी, अपना अपना फ्लेवर, सारा कुछ। तो ये बात भी गलत है, तो ओनली ए सेटिस्फाइज ऑल द कंडीशंस। तो लेट्स गो टू नंबर 7, आसान क्वेश्चन है। व्हाट आर द करेक्ट फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज रेवेन्यू? इंशाल्लाह रेवेन्यू इज प्राइस इनटू क्वांटिटी ना, तो जल्दी से देखो। एवरेज रेवेन्यू, सर सी। सी। एवरेज कॉस्ट टोटल कॉस्ट को आउटपुट से डिवाइड करते हैं, एवरेज रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू को आउटपुट से डिवाइड करते हैं। टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला उसने ऊपर लिख दिया, प्राइस इनटू क्वांटिटी, वो बन जाएगा टोटल रेवेन्यू डिवाइड करोगे जब क्वांटिटी से, तो वो आंसर आ जाएगा। तो याद रखिएगा एवरेज रेवेन्यू हमेशा प्राइस होता है। राइट, सो नंबर 8, hawker center where there are many outdoor stalls is a popular and cheap place to eat in Singapore. um, they sell a large variety of food, but many sell the same dishes cooked in different ways. The cost of setting up a stall is low and prices charged are very similar. Of which market structure is this an example? बहुत easy example है, आसान question है। सर ए। मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, छोटे साइज के हैं, लो एंट्रीज है, बैरियर्स टू एंट्री, ना मोनोपोली बनेगी ना ओलिगोपोली। परफेक्ट कंपटीशन तो रियल वर्ल्ड में है ही नहीं, तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। वेल डन। व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन? इंशाल्लाह कल बड़ी डिटेल में किया था।
सर डी। Two breweries merge, same stage of production, same industry. दो ये ब्रू करने वाली अल्कोहल बनाने वाली कंपनीज आपस में मर्ज कर गई है, तो बिल्कुल सही बात है। एक बार फिर थोड़ा सा बता दूं, अ बैंक टेक्स ओवर अ ट्रैवल एजेंट, ये कंग्लोमरेट या लैटरल है, टोटली डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं। कार मैन्युफैक्चरर्स बाइज अ कंपोनेंट सेलर सप्लायर, यानी अपने सप्लायर को उसने खरीद लिया है, तो ये वर्टिकल बैकवर्ड इंटीग्रेशन है। सेम इंडस्ट्री, वन स्टेज बैक। कॉटन मिल डबल्स इट्स आउटपुट ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स, ये किसी किस्म की इंटीग्रेशन नहीं है, उसने बस अपनी आउटपुट डबल की है, ना मर्जर है ना टेक ओवर। नंबर 10 मेरा बेटा, डायग्राम शोज अ फर्म दैट इज अ सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजर। ठीक है, आपको पता है वो कहाँ आती है। व्हाट इज करेक्ट फॉर दिस फर्म, तसल्ली से देख लें। रेवेन्यू कहाँ मैक्सिमाइज हो रहा है, जरा ग्राफ पे देख लो, आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इसने एक थोड़ा सा ट्रिक लगाया है, इतना मुश्किल नहीं है, तसल्ली से देखें। इंशाल कहाँ पे टोटल रेवेन्यू कर्व अपने हाईएस्ट पॉइंट पे है। सर डी पे। टी पे, बिल्कुल सही है। अलबत्ता क्या यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है, डिफरेंस, वर्टिकल डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट, क्या यहाँ पे मैक्सिमम है? यस सर। नोप। एस पे टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट का डिफरेंस ज़्यादा है, समझ रहे हो, इसमें हमें एमसीएमआर नहीं मिल रहा, हम टोटल रेवेन्यू से टोटल कॉस्ट निकाल के पता करते हैं ना, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो ये बात डी ऑप्शन ठीक है, आउटपुट टेक्स प्लेस एट टी एंड प्राइस इज लोअर देन द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्राइस। समझ रहे हो मेरी बात? ना यस सर। हमारे पास प्राइस थी, ना हमारे पास एमसीएमआर, हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमारे पास रेवेन्यू कर्व है, ठीक है, जो प्राइस इनटू क्वांटिटी है। हमारे पास कॉस्ट कर्व है, तो उनका हाईएस्ट डिफरेंस एस पॉइंट पे है, वहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्राइस होगी। लेकिन हम उससे आगे कहीं कर रहे हैं जहाँ टोटल रेवेन्यू मैक्सिमाइज है, तो ऑफ कोर्स वैसे भी लॉजिकली सोचो, जब एमआर जीरो हो जाता है तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से हम कम प्राइस चार्ज कर रहे होते हैं। समझ आ गई बात? यस सर। या शाबाश। Number 11, what is an essential feature of the principal agent problem? Should be quite easy, but let's see. बहुत easy. सर सी। सॉरी, दोबारा बोलिएगा, मेरी सी। बच्ची ने लॉक किया था। हाँ, सी। सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल। प्रिंसिपल शेयर होल्डर होते हैं, वो आर द ओनर्स, उनका एम प्रॉफिट होता है। एजेंट्स आर वर्कर्स, मैनेजर्स एंड डायरेक्टर्स, जिनका एम ग्रोथ होता है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में एजेंट्स चला रहे होते हैं बिजनेस को, मैनेजर्स डायरेक्टर्स, और ओनर्स का एम सैक्रिफाइस कर दिया जाता है, क्योंकि ओनरशिप और कंट्रोल में सेपरेशन है। Number 12, which characteristic of an industry works toward reducing the barriers to entry for new firms? काफ़ी आसान है, तसल्ली से देख लें। किस इंडस्ट्री में फर्म्स का एंटर होना आसान होगा? सर सी। शाबाश। रिजेक्ट करते हैं जी, सिग्निफिकेंट एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर बाय एग्जिस्टिंग फर्म। अगर करंट फर्म्स बहुत ज़्यादा पैसा एडवर्टाइजमेंट पे लगा रही हैं, तो नई फर्म्स को आके compete करना बहुत मुश्किल है। कोक एंड पेप्सी के एडवर्टाइजमेंट बजट्स की वजह से नई बेवरेजेस वाली कंपनीज नहीं सेट हो पा रही, कोला वाली। सिग्निफिकेंट इकोनॉमीज ऑफ स्केल, करंट फर्म्स को बहुत सारी इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिल रही हैं, एवरेज कॉस्ट कम है। नई फर्म्स को जो भी छोटी हैं, उनके मुकाबले में एवरेज कॉस्ट कम करना, उतना एक्सपैंड करना मुश्किल हो जाता है, तो वो एंटर नहीं हो पाती। पोजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग फर्म्स ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोसेस पैटर्न्स, ये तो लीगल मोनोपोली बन गई, जब तक आप वो प्रोडक्ट या प्रोसेस नहीं बना पाते, आपको अलाउड ही नहीं है प्रोड्यूस करना, तो सी इज़ द ओनली ऑप्शन।
कम फिक्स कॉस्ट है, नई फर्म्स आसानी से सेटअप कर जाएंगी. नेक्स्ट जी, government wishes to increase the use of a service with positive externalities. Which policy measure is most likely to produce the desired outcome? पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी को बढ़ाना चाह रहे हैं. Subsidizing the producers of the service. Absolutely. D option जी, शाबाश. Number 14, the government imposes a maximum wage limit on recording artists. Maximum wage limit below equilibrium लगेगी. What must result in short run if the measure is effective? Short run में क्या होगा? Easy है. इंशाल्लाह बेशक वो ग्राफ बना के देख लो, आपको समझ आ जाएगा, कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा. बेटे मुश्किल हो रही है, करवा दूं? Yes, sir. वैसे इसकी ऑप्शन बी बनती है, इकोनॉमिक रेंट कम हो जाएगा. आई एम श्योर नाउ यू वर्कड इट आउट इन योर माइंड, लेकिन मैं जल्दी से आपको बना के दिखा देता हूँ. ये देखो. ओह, आई डोंट थिंक माय थिंग इज चार्ज्ड. एक सेकंड में चार्जर ले आता हूँ बेटे, एक सेकंड. जी, आई एम बैक. मैं ये जल्दी से प्लग कर रहा हूँ. राइट जी, अब देखिएगा. जी बेटे, ये मैंने वर्ड का डॉक्यूमेंट खोला है आपके सामने और मैक्सिमम वेज लगा रहा हूँ बिलो इक्विलिब्रियम ऑफ कोर्स. ये थी जी हमारी डिमांड फॉर म्यूजिक आर्टिस्ट, सप्लाई ऑफ म्यूजिक आर्टिस्ट, वेज, लेबर. ठीक है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम था, ये वेज रेट था और ये नंबर ऑफ वर्कर्स आ रहे थे. मैक्सिमम वेज नीचे लगेगी. अब कम वर्कर्स, अपने आप को सप्लाई क्वांटिटी कम हो जाएगी. अब ज़रा थोड़ा सा हम इकोनॉमिक रेंट वाला एरिया देखते हैं. पहले मेरा बेटा ये वेज राइट था और सप्लाई कर्व के ऊपर ऊपर, ठीक है, और वेज रेट से नीचे नीचे ये दो एरियाज ए प्लस बी वर इकोनॉमिक रेंट. अब मैक्सिमम वेज नीचे लग गया, वेज रेट आ गया यहाँ पे, तो सिर्फ एरिया बी रह गया इकोनॉमिक रेंट का. समझ आ गया इंशाल्लाह? अच्छा सर, मुझसे ना ये इंटरप्रिटेशन गलत हो रही थी. मैं ना उसको एरिया ए को भी साथ ही कंसीडर कर रहा था. वो डेफिनेशन गलती आ गई थी. अब समझ आ गई बात? यस सर. ओके ग्रेट. तो लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट वन. ये भी सिमिलर लग रहा है. हाँ,
Diagram shows the market for labor in an industry in short run. What does the area OWRQ represent? Perfectly inelastic supply curve. रोनाल्डो, अमिताभ बच्चन, उनकी सारी तनख्वाह क्या होती है? जो हाईली यू नो यूनिक टैलेंट्स वाले होते हैं. So option B. Option B, economic rent. Area above the supply curve and below the wage rate, सारा ये area economic rent है. Very good. Let's hurry up a little. Complete नहीं होगा लेकिन let's try. Country introduces a national minimum wage of $10 per hour. ये above equilibrium लगती है. In which industry is the national minimum wage likely to cause most unemployment? Elasticity के हिसाब से देखें बहुत आसान है. हाँ, ये भी देख लेना कि पहले के मुकाबले में सही लगा हुआ है कि नहीं. अब इंशाल्लाह करो, ये मेरे कॉल आ रही है. सर ए. जी अस्सलाम वालेकुम शफी. वालेकुम अस्सलाम. अच्छा 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 अच्छा. हाँ, कर लो फिर जितना बाकी है वो दे दो, मैं कर दूंगा बाद में. ओके जी. अच्छा सॉरी. कौन सा बताया था आपने? सॉरी. ए सर. ए. क्योंकि देखो 8 से 10 वेज राइज भी ज़्यादा है और दोनों डिमांड एंड सप्लाई इलास्टिक हैं, तो इफेक्ट बहुत ज़्यादा फर्म्स वर्कर्स को हायर करना कम कर देंगी, सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी ऑन द कर्व. बनाने की ज़रूरत है ग्राफ या क्लियर है आपको? अबव इक्विलिब्रियम लगेगी मिनिमम वेज. सर क्लियर है. Clear. Good boy. Let's move on. Economic textbooks state that for a firm in imperfect competition, labor is a derived demand. How is the demand curve for labor derived? बहुत simple MRP theory. सर डी. D. Shabash. Very well done, Inshal. You're very well prepared. Oh, I hate these questions. Let's. Diagram shows changes in lumber employed in 4 different industries in a city between 12 and 17. Finance, manufacturing, education, leisure, employment thousands में दी हुई और years दी हुई. What can be concluded from the diagram? सर बी. Excellent. क्योंकि वो लेजर में traditionally फास्टेस्ट ग्रोथ आ on रही है. parallel है. बहुत अच्छे. सबसे फास्टेस्ट ग्रोथ लेजर में आ रही है. ए रिजेक्ट होता है. फाइनेंस वाज ऑलवेज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर. नहीं, पहले मैन्युफैक्चरिंग था. फिर जी सी रिजेक्ट होता है. मैन्युफैक्चरिंग वाज द ओनली इंडस्ट्री टू शो साइंस ऑफ डिक्लाइन. मैन्युफैक्चरिंग के अलावा फाइनेंस में भी डिक्लाइन आ रही है. टोटल एम्प्लॉयमेंट इन 4 इंडस्ट्रीज डिक्रीज्ड ओवर द पीरियड. नहीं, एजुकेशन लेजर में बढ़ रही है, फाइनेंस मैन्युफैक्चरिंग में कम हुई है. बल्कि फाइनेंस में भी ओवरऑल बढ़ी है. तो सारे रिजेक्ट होते हैं. बी इज करेक्ट. वेरी वेल डन इंशाल्लाह. नंबर 19. What is likely to make the national income of a country less reliable as an indicator of standards of living? उसकी कोई weakness? Yes. Still an increase in negative externalities. Very good. Increase in employment of domestic servants क्यों नहीं? वो भी तो है. सर लेकिन फिर वो बहुत छोटा हिस्सा है. बहुत छोटा हिस्सा है. प्लस समटाइम्स डोमेस्टिक सर्वेंट्स भी पेरोल पे होते हैं, बड़े बटलर्स वगैरह एवरीथिंग, तो वी कांट. लेकिन वो जो चीजें वो फिर भी न्यूमेरिकल में आ सकती हैं, लेकिन जो
नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज हैं वो जीडीपी कैसे काउंट करेगा, क्योंकि वो फिजिकली एडिटिव है ही नहीं, एब्सोल्युटली तो एब्सोल्युटली उसको फिर स्पेंड। ये बात भी आपकी बिल्कुल ठीक है। नंबर 20 जी, व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड एज अ वेटेड इंडिकेटर ऑफ पॉवर्टी इन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ये बेचारा मुझे रोज पूछता रहता है इब्राहिम, मेरे ख्याल में एमपीआई करवा देता हूँ आज की क्लास में। तो अभी इसको अगर आता है इंशाल्लाह तो कर दो, अगर बुक से पढ़ा हुआ है, वरना मैं आपको करवा दूंगा रात को। आता है कि नहीं इंशाल्लाह? सर याद कर रहा हूँ, शायद आ जाए। चलिए छोड़ें, रात को करते हैं ना डिटेल में ये और केन्जियन और उसका कंपैरिजन। नंबर 20 ये उसका जी 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 ये जी उसमें आता है ना, क्या कहते हैं, इंडिकेटर्स ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड में, यस ठीक। एचडीआई के बाद आता है। ये जरा अनइम्पोर्टेंट था तो मैंने इतना डिटेल में नहीं करवाया था। नंबर 21, विच टर्म इज गिवन टू शॉर्ट टर्म अनएम्प्लॉयमेंट व्हेन पीपल आर चेंजिंग जॉब्स। बहुत आसान है, व्हेन पीपल आर चेंजिंग जॉब्स। सभी। शाबाश, वेरी गुड। तो लेट्स मूव ऑन टू 22, why might GDP remain unchanged despite a rise in labor productivity? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। जीडीपी अनचेंज्ड हो रहा है लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ने के बावजूद। जीडीपी पर हेड भी नहीं बोला हुआ उसने। सही एक्सप्लेन कर देता हूँ। हाँ वही मैं भी वर्कआउट कर रहा हूँ, लेट मी थिंक। अगर तो जीडीपी पर हेड होता तो ऑप्शन ए ली जा सकती थी, लेकिन जीडीपी खाली लिखा हुआ है। बर्थ रेट बढ़ भी जाए तो अमाउंट ऑफ जीडीपी बढ़ना चाहिए, गिरना चाहिए, बढ़ना चाहिए अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। तो ए रिजेक्टेड। इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ वर्किंग एज, इसमें भी ज़्यादा लोग अगर वर्किंग एज में अब आ गए हैं तो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ गई है, तो जारी बात है जीडीपी बढ़ना चाहिए, रिजेक्टेड। रिडक्शन इन नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल, इसमें भी ज़्यादा लोग जॉब कर रहे हैं और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ रही है, तो जीडीपी बढ़ना चाहिए, हैज़ टू बी द लास्ट वन। रिडक्शन इन रिटायरमेंट एज, यस रिटायरमेंट एज कम कर दी गई 60 से 55 या फिर 65 से 60 कर दी गई, अब नंबर ऑफ वर्कर्स ही कम है, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ने के बावजूद जीडीपी में इजाफा नहीं हो उसका। इंशाल्लाह गॉट इट। यस सर। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, मजा आया। नंबर 23 जी, व्हेन इज एन इंक्रीज इन नेशनल इनकम मोस्ट लाइकली टू रिड्यूस एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग। एक्सेलरेटर कॉन्सेप्ट है शायद, देख लेते हैं। हाँ एक्सेलरेटर कॉन्सेप्ट है। इंड्यूस, मैं रिड्यूस बोल देता, इंड्यूस एंड इंक्रीज इन्वेस्टमेंट, कब एक्सेलरेटर आएगा? सर सही। See, what is accelerator? It is the change in investment. Sorry, accelerator is when national income rises at a faster rate, investment increases many folds, कई गुना। तो सी में जब उनको लगता है कि नेशनल इनकम का इंक्रीज परमानेंट है, तो फर्म्स को अपनी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए मशीनें लेनी पड़ेंगी, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर आएगा, इन्वेस्टमेंट एक्सेलरेटर आएगा, सॉरी। नंबर 24, in a fourth sector economy in equilibrium these values exist. What is the tax revenue? वर्कआउट करें आराम से। इक्विलिब्रियम कहाँ आता है? जहाँ इंजेक्शन आर इक्वल टू विड्रॉल। 3 इंजेक्शन भी दे दिए हैं, तीसरा विड्रॉल नहीं दिया, तो ऑटोमेटिकली निकल आएगा। इंशाल्लाह करवा दूं, अगली क्लास स्टार्ट करनी है मैंने, टाइम थोड़ा, मैं चाहता था पेपर खत्म हो जाए।
व्हाट इज इक्विलिब्रियम व्हेन इंजेक्शंस आर इक्वल टू विड्रॉल्स? इंजेक्शन ये 3 दिए हुए हैं, I प्लस G प्लस X, कितना हो गया? 15 प्लस 40 प्लस 50 100। विड्रॉल्स भी 100 होने चाहिए। 2 दिए हुए हैं, 15 प्लस 45 60, तो 100 में से 60 निकालो तो बाकी बच जाएंगे 15 5 20 60। अच्छा सॉरी, 105 थे इंजेक्शंस। 15 प्लस 40 प्लस 50 105 माइनस 60 45 टैक्सेस में विड्रॉ हुआ होगा, इसलिए इक्विलिब्रियम आएगा x इज 45। समझ आ गया इंशाल्लाह? ये दोबारा बता दूं। सर आगे वो पहले मैंने इंपोर्ट्स भी काउंट कर ली थी, मुझे याद है C प्लस I वो यस यस, एग्रीगेट डिमांड। मतलब कि बेसिकली 3 इंजेक्शन है ना 4 सेक्टर इकोनॉमी में, I प्लस G प्लस X एंड दे शुड बी इक्वल टू S प्लस T प्लस M। ये याद रखना, ठीक है? तो इक्वेशन ऐसे सॉल्व होगी। यस जल्दी से करते हैं जी। नंबर 20 कहाँ जा रहा हूँ, 25। इन अ क्लोज्ड इकोनॉमी विद नो गवर्नमेंट, 2 सेक्टर इकोनॉमी है, गवर्नमेंट भी नहीं है, क्लोज्ड है यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड भी नहीं है। कंजम्पशन फंक्शन क्या है? 40 ऑटोनमस है प्लस MPC 0.7 इंटू नेशनल इनकम, ये कंजम्पशन फंक्शन है। एंड इन्वेस्टमेंट इज 50 वेयर C is consumption, Y is income and I is investment. What is the equilibrium level of national income? मैं जल्दी से करा रहा हूँ इंशाल्लाह। ऐसे क्वेश्चंस में आपने हर जगह पे मल्टीप्लाई करके जो ऑप्शन दिए उसमें से देखना होता है। 40 ऑटोनमस कंजम्पशन है, डिस सेविंग जिसको हर सूरत में स्पेंड करना है, प्लस 0.7 ऑफ वाई और इन्वेस्टमेंट है 50। तो हमारी नेशनल इनकम ऑटोनमस कंजम्पशन 40 प्लस इन्वेस्टमेंट 50 90 हो गई। और इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम के लिए हमें 0.7 को इनकम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू फाइंड इट आउट। कुछ बात समझ आ रही है या मैं जरा तेजी से बोल गया हूँ? सर मुझे वहां तक आ गई कि आपने C प्लस C और I को जो है वो प्लस क्यों जमा 90 आ की है, गया उस। क्योंकि जारी बात है वो हमारे इसका हिस्सा है। 2 ही इंजेक्शन है इसके अंदर, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट के। अच्छा जी, तो हमें कंजम्पशन का इंजेक्शन मालूम करना है, कहाँ पे इक्विलिब्रियम आ रहा है। मैं आपको पहले सही वाली ऑप्शन करवा दूं, C इज इक्वल टू 40 प्लस 0.7 ऑफ Y। 0.7 को 300 मल्टीप्लाई करें कितना होगा? 210। तो 210 प्लस 40, कंजम्पशन 250 हो गई, इन्वेस्टमेंट 50, बराबर हो गए ना दोनों, 300 एंड 300। बाकी किसी में बराबर यस नहीं सर। होगा। आपको एक गलत वाली करा के दिखाता हूँ। मैं करता हूँ जी A, 40 प्लस 0.7 इंटू 9 यानी 63, 103 प्लस इन्वेस्टमेंट का 50 153, ये बराबर नहीं हो रहे। समझ आ गया? नेशनल 40 के प्लस 0.7 इंटू 9। 0.7 इंटू 90, मैं ये पहले ए वाली ऑप्शन डाली है, ठीक है सर। तो वो 103 बन जाएंगे, और जब इन्वेस्टमेंट मिलाओगे 153, जबकि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज 90। सी को दोबारा देख सर लेते हैं आपने जो बस सही वाला है। सॉरी, C को आपने बस प्लस किया 0.7 के साथ, उसके बाद मल्टीप्लाई करके वैल्यूज से, उसके बाद वो पता लगाने के लिए जहां पे इक्विलिब्रियम आपने नीचे वाली ऐड कर वैल्यू दिया। इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम ऊपर वाली इक्वेशन के बराबर आ रहा है, हमारा काम ठीक हो गया ठीक है सर। इंशाल्लाह। डोंट वांट रश इट, मैं 2 मिनट और भी रुक सकता हूँ, बता दो। सो बाकी तो भी करवा दें फिर। ओके, 210 को डालते हैं, कैलकुलेटर निकालो जल्दी से, मुझे बताओ 40 प्लस 0.7 इंटू 210 क्या आंसर आएगा? 210 का 0.7 140, 180 हो जाएगी कंजम्पशन और 50 इन्वेस्टमेंट, तो 190, और ये 210 है, बराबर नहीं हुआ ना? इस तरह करके। यस सर। अभी भी समझ नहीं आई? नहीं सर, मैं वो बस 50 से ऐड कर रहा हूँ देखने के लिए। देख लो। यस सर, नहीं है। हाँ समझ आ गया, सिर्फ सी में ही बराबर आएगी, ऐसे क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है सर। Okay. An increase in money supply leaves the price level unchanged. What could explain this? हम अपने उस पार्ट में होंगे जहाँ पे भी फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं आई या फिर समथिंग लाइक दैट। लेट्स सी। अच्छा नहीं, ये वो वाला क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी का है। मनी सप्लाई बढ़ी थी लेकिन प्राइस लेवल अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी उतना प्राइस लेवल बढ़ना चाहिए। फॉल इन लेवल, फॉल इन वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन, एम वी इज इक्वल टू पी टी। एम गिरा, एम बढ़ा, टी बढ़ना चाहिए था, लेकिन क्योंकि वी गिर गया इसलिए टी गिर गया है, तो आंसर इक्वेशन का अनचेंज्ड होगा। समझ आ गई? सर ये वाला भी करना पड़ेगा, मैंने इसे छोड़ दिया था नहीं अनइम्पोर्टेंट नहीं नहीं, समझ इसको के। कर लो, बल्कि ये भी आज शाम को इंशाल्लाह आपने मुझे बिफोर क्लास 3 चीजें बतानी है, केन्जियन एंड मॉनेटरिस्ट कंपैरिजन, ठीक है, यस। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी ये वाला, और तीसरा जो भी हमने ऊपर बात की थी, कौन सा वाला मैंने कहा था शाम को मैं करवाऊंगा? सर वो
जरा क्वेश्चन देखते ये हैं मल्टी एमपीआई। क्या, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, यस। ये 3 प्लीज मुझे यस। याद दिला देना। नंबर 27 ठीक। मेरे ख्याल में लेट्स नॉट रश इट, ये 3-4 क्वेश्चन बाद में कर लेंगे, हम वो क्लास स्टार्ट करते हैं A1 की, ठीक है? यस। ओके मेरे बेटा, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम राफे, कैसे हैं बेटे? वालेकुम अस्सलाम। चले मैं ज़रा मैसेज भेज दूं अपना आपके ग्रुप में कि ज्वाइन कर लो। सर आज पेपर करना है। जो कहते हो बच्चों। मैं वालेकुम सर अस्सलाम। सोचूं कि जी 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 सर मैं तो राफे। सोचूं कि 2013 का पेपर कर लेते हैं कोई। अब 2013 ही शुरू करना है। सर 2013 बहुत पीछे हो आवाज गया आ जाओ, हो आवाज आ जाएगा। जाओ। इतना पीछे ना जाओ, सिलेबस चेंज हुआ था, मैं परेशान ना हो जाओ। सर खत्म हो गया पीछे तो बाकी। क्या बात, 2016 का अक्टूबर नंबर कर लेते हैं सर। वो कर लेते हैं। वालेकुम अस्सलाम, वो कर लेते हैं जी। आप बोल रहे हैं 2016 का अक्टूबर नवंबर? जी सर। ओके, ये पहला बैच है जो कहता है और पीछे जाए मतलब इतने पेपर कर लिए माशाल्लाह आप लोगों ने। अल्लाह करे बहुत अच्छा रिजल्ट है, जितनी आप लोगों ने मेहनत की है ना। आई कैन सी द एक्टिविटी। आमीन आमीन। हाँ, आप लोगों की एक्टिविटी भी मैं देख रहा होता हूँ ग्रुप पे, हर बच्चा कंट्रीब्यूट कर रहा होता है, सिवाय चांद के जो सोए हुए हैं, बाकी बड़ा अच्छा कर रहे होते हैं जी। 16 अक्टूबर नवंबर, कौन सा वेरिएंट मेरा बेटा? से कोई भी करना है। वाह, अच्छा। इनकी शायद 1 कोई 2 कर खास लेते हैं। 1-2 कर लेते हैं अपने वाला जी। क्वेश्चन पेपर 21-12 या चलें मेरे बच्चों, शुरू हो जाओ, बिस्मिल्लाह। ये देखें जी, डायग्राम शोज अ पीपीसी कर्व फॉर एन इकोनॉमी दैट प्रोड्यूसेस टू गुड्स एक्स एंड वाई। Economy produces 1200 of good X and operates on its PPC. What quantity of good Y is given up? ये हमने कामरान मलिक की बुक से किया हुआ है। बहरहाल देखें जरा, सर बी। दोबारा देखें तसल्ली से। 1200 बना रहे हैं, जरा पीपीसी तक ले जाएं। सर बी है ना, बी। सर बी ही होगा। बी लग रहा है आप लोगों को? एक सेकंड में जरा सर उधर वो कैलकुलेट फॉर्मूला कर, लगा मैं लेते लगा लाइन लगा रहा हूँ अपने हाथ से ना। 1200, हाँ 600 ही लग रहे हैं, 600 ही लग रहे हैं। ठीक है ठीक है, 1200 पे मैं ऊपर गया हूँ, वो तकरीबन 400 बन रही है। यस, 600 की बात हो रही है। आसान, क्लियर है बात मेरे बेटे? आसान क्लियर है? ये ड्रॉ करके दिखा दूं? क्लियर है सर। ओके ओके, खामोश है बिल्कुल आप। सर इतना आसान सवाल इस पे क्यों पूछा? नहीं वो मैंने कहा जस्ट इन केस बेटे। मैंने जब आसान सवाल पूछते वैसे ही डर लगता है। Okay. Number 2, ji. In 2014, the Hong Kong Housing Authority said the waiting time for public sector housing had increased and it would only complete 8,900 flats of the 15,000 planned for the year. ठीक है? Yeah. The reason were the shortages of workers because they were needed in other public sector projects, the difficulty of finding land and government regulation. Uh, which economic concepts are illustrated in this information? तसल्ली से देखिएगा। सर मैं बता दूं। बाकियों को पढ़ने दो, हौसला करें राफे, बाकियों को पढ़ने दें। सर आगे समझ। वेरी गुड, अब बता दें अब्दुल राफे। सर सबसे पहले तो एक पॉइंट बी मेरा आंसर है, लेकिन मैं उसको बता देता हूँ, क्लैरिफाई करता हूँ कि कैसे है। एक तो सर 15,000 हाउसेस की डिमांड है, एक्सेस डिमांड है, और 8,900 कंप्लीट हो रहे हैं, ठीक है सर। और जो लेबर है सर, वो और प्रोजेक्ट्स में भी उनका ये यूज है, तो इस वजह से उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी है लेबर की। तो मेरे हिसाब से सी पॉइंट जो है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लेबर एंड एक्सेस डिमांड, सही आंसर है जी, डू ऑल एग्री विद हिम?
Yes sir. Yes sir. C. वेरी गुड. एनी क्वेश्चन जी? यामीन, नॉर्मली आप ऐसे मौकों पे क्वेश्चन पूछते होते हैं. नहीं सर, मैंने सी सबसे पहले कहा था. ओके, शाबाश, गुड इनफ. लेट्स गो ऑन टू नंबर 4. Like an economy produces सर only 3 रह गया सर. 3 रह गए. Sorry. G. What is most likely to be a distinguishing feature of healthcare system of a mixed economy? आसान क्वेश्चन होना चाहिए. हाँ. सर सी. C. Mixture of government owned and privately owned hospitals. So I don't see any reason why you should be explaining this. मेरे ख्याल में एक काफ़ी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था. किसी को प्रॉब्लम है तो बता दें. नो सर. ओके, चलिए अब आप लोगों को मैं वन बाय वन एलोकेट करता हूँ. सारे ही आप जवाब दे रहे हो तो इसमें थोड़ा सा ना वो मुश्किल हो जाएगा कि मुझे आइडेंटिफाई करना कि किसके कॉन्सेप्ट कहाँ थोड़े से काम होने वाला है. तो लेट्स स्टार्ट विद नंबर 4 एंड लेट मी गिव इट टू. बच्चा कौन कौन है? राफे, मूसा, यामीन एंड हसन. पहले तो तस्वीर ले लो ना आप लोगों की, एक मिनट. स्माइल, थैंक यू. लेट्स सी जी. मूसा से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है. मूसा मियाँ देखिए नंबर 4 तसल्ली के साथ. तो क्या कह रहा है और मैंने क्या किया? अच्छे जी, ऊपर चलते हैं. Number 4. An economy can produce only two goods at any one time. These are good X and one other good from A, B, or C, D. A, B, C, or D. The table shows the outputs of good A, B, C, and D with each output of good X when the economy's resources are fully employed. Which good must be produced with good X to show a production possibility curve with increasing cost? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है. तसल्ली से मूसा पहले इस पे च्यू करो थोड़ी देर, फिर हम इस पे बात करते हैं. सर एक मसला है, ये मैंने क्वेश्चन पहले टॉपिकल में किया हुआ तो मुझे आंसर याद. अच्छा, चलिए मूसा को छोड़ देते हैं. किसी ने ना किया हो खुद ही वॉलंटियर कर दो. सर मैंने आपने नहीं किया? सर ये वाला नहीं है सर, नहीं मुझे नहीं समझ आ रहा. आप देखिए, जरा देखिए आराम से. आप भी करवा दें ये. मैं करवा दूं? चलिए मैं करवाता हूँ. देखिए, लेट्स सी जी. तो ये जो नंबरिंग वाले होते हैं ना, ये बड़ा कंफ्यूज सा करते हैं. हाँ नहीं, इसको आराम आराम से ब्रेक डाउन करते हैं. इस पे थोड़ा सा टाइम लगता है. पहली इन्फॉर्मेशन क्या है? इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस ओनली टू गुड्स एट एनी वन टाइम, ठीक है. These are good X and one other good from A, B, C or D. हम X के साथ कोई और दो गुड्स, कोई एक और गुड बना सकते हैं, ठीक है. एक X और एक कोई और, ठीक है. फिर वो कह रहा है जी, द टेबल शोज द आउटपुट ऑफ गुड्स A, B, C एंड D विद ईच आउटपुट ऑफ गुड X. X के साथ एक और बन सकती है जब इकोनॉमी फुली एम्प्लॉयड है. पीपीसी कहता भी यही है. Which good must be produced with good X to show a PPC with increasing opportunity cost? For every extra of that good, we have to give up more and more of X. Something like that. या every extra X के साथ हमें वो good ज़्यादा गिव अप करनी पड़े, ठीक है. ए ऑप्शन देखें. X जो है वो 0 यूनिट्स बन रहे हैं, यहाँ तो हम करेंगे ही नहीं. समझ आ रही है बात? Are you following या नहीं? यस सर, समझ गया. बी देखें. X बन रहे हैं जी 110, ठीक है. 100 यूनिट्स, हाँ नहीं, X बन रहे हैं, सॉरी, 100. और A बन रही है जी 20. और 200 यूनिट जब बने तो A बनी 40. पहले एक X के बदले में 0.2 छोड़ते थे, अब भी 0.2 छोड़ रहे हैं. 300 जब X बना रहे हैं 60 छोड़ रहे हैं, तो 60/300 फिर भी 0.2 छोड़ रहे हैं. कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, तो A रिजेक्ट हो गया. हसान, समझ आ गई बात? यस सर. ओके. बी गुड का देखते हैं जी. जब 100 यूनिट्स बनते हैं X के, तो हम B 70 का कॉम्बिनेशन है तो 0.7 छोड़ रहे हैं. 200 तो हम 0.2 छोड़ रहे हैं. 300 तो हम 0.66 छोड़ रहे हैं 20/300. और 4 में है ही नहीं उसकी, तो बेसिकली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज नहीं हो रही. समझ रहे हैं आसान? यस सर. सी आप मुझे कैलकुलेट करके दिखाएं. सी ऑप्शन. 100x बनाए, गुड सी कितनी बन रही है? 90. कितनी गिव अप कर रहे हैं फॉर ईच X? 9. नहीं, फॉर 1x हम कितनी गिव अप कर रहे हैं? 0.9. 90/100 गिवन अप ओवर मेड. हाँ, 200 जब X बन रहे हैं तो 60 पॉइंट कितने हो गए?
सर ये 0.3 ये भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम हो रही है तो इसको भी छोड़ देते हैं, बच के चाहिए जी। अब हमारे पास सर डी। 120 डिवाइडेड बाय 100 एक सेकंड कोई बच्चा आ रहा है, 1.2 एक सर सेकंड एक सेकंड। 90 डिवाइडेड बाय 200 1.45 बढ़ रही है ना? यस सर इसमें बढ़ रही है। बस समझ आ गया, दिस इज व्हाट द आइडिया इज। यस सर कोई कंफ्यूजन? सबको क्लियर हो गया बच्चों? यस सर ओके ओके। नंबर 5, हसन आप आए हैं तो ये क्वेश्चन कर दें हमें प्लीज। नंबर 5, व्हाट वुड नॉट कॉज अ शिफ्ट इन एन इंडिविजुअल डिमांड कर्व फॉर गुड्स? जी याद रखना, या प्राइस चेंज या फिर सप्लाई कर्व का शिफ्ट ऐसा काम करेगा, वरना इनकम फैशन टेस्ट से ये शिफ्ट होते हैं डिमांड कर्व्स। तसल्ली से देखिएगा। हसन बेटे आंसर तो मैंने आपको दे दिया है। यस सर इसका डी है। हसन आपने क्यों नहीं बताया? हसन को नहीं कहा था मैंने। हसन व्हाई डिडंट यू स्पीक? सर असल में मुझे ना कंफ्यूज, मैं हसान ही बोल रहा हूँ, मेरा आधे से ज्यादा टीचर्स नेम लेते हैं हसन, तो अच्छा नहीं है, मैं तो हसन बोल रहा था। हसन असलम में खल चला गया है, दिल नहीं कर रहा था। अच्छा थैंक यू मुनीर। सर क्लास में चंडीगढ़ क्लास में है सर। पता नहीं क्यों नहीं बोल रहा। चलिए लेट्स सी। व्हाट इज मोस्ट लाइकली टू इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ हाउसेस सप्लाइड? मिस्टर मुनीर उस्मान खान। कौन सा रह गया है? अच्छा, व्हाट कुड नॉट कॉज अ शिफ्ट हो गया जी। मुनीब खान, व्हाट इज मोस्ट लाइकली टू इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ हाउसेस सप्लाइड? क्यों हाउसेस सप्लाइड की क्वांटिटी बढ़ेगी? सर यही अ पॉलिसी टू हेल्प हाउस बायर्स ऑन मॉडेस्ट इनकम, इससे डिमांड कर्व शिफ्ट होगा, सप्लाई कर्व के ऊपर मूवमेंट आएगी। क्वांटिटी का वर्ड था। हसान, हसन, यामीन, एवरीबॉडी क्लियर ऑन दैट? जी सर। वैसे भी बी से सप्लाई कर्व लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है, रिस्ट्रिक्शन लग रही है, लेवल ऑफ रेंट उससे डिमांड सॉरी कम होगी। नहीं, रेंट कम हो रहा है तो सारी बात सप्लाई कम होगी, मजा नहीं आएगा घर बना के रेंट करने का। राइज इन द टैक्स ऑन मटेरियल्स, इससे सप्लाई कर्व लेफ्ट पे शिफ्ट। रिमूवल ऑफ सब्सिडी से सप्लाई कर्व राइट पे शिफ्ट। हमने क्वांटिटी ऑफ सप्लाइड देखना था, ये वर्ड आंसर को चेंज कर रहे हैं यहाँ पे। लेट्स मूव ऑन मेरे बच्चों। नंबर 7, इन विच सिचुएशन इज द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट सेड टू बी प्राइस इलास्टिक? ये कर दें मूसा। यस सर। बहुत इजी है। सर ए। Very good. Why not B, by the way? Anyone? Why not B? B क्यों गलत है? क्वांटिटी डिमांडेड का नहीं होता सर, इसमें एक्सपेंडिचर जो हम खर्च कर रहे नहीं, होते अगर तो ये लिखता ना fall in price causes a greater percentage increase in quantity demanded, तब सही थी। वरना inelastic डिमांड में भी प्राइस गिराओ तो क्वांटिटी डिमांडेड कुछ ना कुछ तो बढ़ती है ना, तो वो तो हमेशा ही प्राइस कम होने से क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती है, तो बी रिजेक्ट हो रहा है। आसान इसलिए। आसान समझ आई बात कि नहीं? यस सर। ओके, नहीं पक्की नहीं आई, बताओ मुझे। सर आ गई है। ओके ओके। हसन असलम मुझसे बात करेंगे या बिजी हैं? ये इंटरनेट का जरा इशू आ रहा है, इस वजह से ओके, आई नो यू ऑलवेज आंसर। तसल्ली से देखो बेटे, गुड एक्स एंड वाई आर कॉम्प्लीमेंट्स विद अ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ -0.8। पहले तो मुझे बताओ माइनस साइन क्यों आ रहा है कॉम्प्लीमेंट्स में? हसन, मेरे से पूछा। हसन 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 असलम, हसन नहीं पता? इसका इंटरनेट का वाकई इशू है। चले जी, और को बता दें माइनस साइन क्यों आता है कॉम्प्लीमेंट्स में? रिलेशनशिप नेगेटिव होता है। यस, गाड़ियां महंगी हुई तो पेट्रोल की डिमांड कम होती है। और 0.8 क्या शो कर रहा है? डिस्टेंट कॉम्प्लीमेंट्स, इतना इफेक्ट नहीं आ रहा है। ठीक है, यस। अब वो क्या कह रहे हैं? व्हेन द प्राइस ऑफ गुड एक्स वाज 10, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वाई वाज 2000 यूनिट्स पर वीक। आफ्टर चेंज इन प्राइस ऑफ गुड एक्स, द डिमांड फॉर गुड वाई
increases to 2800. What is the new price? Of course प्राइस कम हुई होनी है डिमांड बढ़ने के लिए, तो नई प्राइस हमें ढूंढनी पड़ेगी. कौन बच्चा सॉल्व करता है? चलो मैं करता हूँ, 2 मिनट दें सर. टेक योर टाइम. सब करो बच्चों, सब करो. 10 पे 2000 थी, 0.8 इलास्टिसिटी है, 800 यूनिट डिमांड बढ़ानी है. थर्टीन और 15 तो रिजेक्ट कर दो ना, प्राइस कम करनी है तो 5 और 6.8 में से एक होगा. इजी करो अपने लिए. सर मैंने कर लिया. वेरी गुड मूसा, थोड़ा सा वेट कर लें. शाबाश. यामीन, मुनीब, आप लोगों से हो गया? सर कर रहा है वो भी तो. इतना टाइम लगना नहीं चाहिए था. खैर एनीवेज करें. आप मेरे ख्याल लंबा रास्ता ले रहे हैं कोई. 0.8 का मतलब है 1% चेंज इन प्राइस विल कॉज 0.8% चेंज इन डिमांड. ये बात जरा याद रखिएगा. ओ मेरी खुदा, मैंने मीटिंग ही ऑफ नहीं की.